Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor and welcome to Admin Nation. तो कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली यार 3-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, फीवर था, तो इसीलिए वीडियो नहीं आ पाई. बट यस, बैक ऑन द ट्रैक. और चलिए शुरू करते हैं. तो अभी तक हमने बेसिकली मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पढ़ लिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, विल्सन व्यू भी देख लिया था, और एवोल्यूशन इस सब्जेक्ट का किस तरह हुआ जिसमें हमने पैराडाइम्स की बात की थी. तो उसके बाद से आज चीज़ें शुरू करते हैं. आवाज़ में थोड़ी कमी कुछ लगे, शायद बीच बीच में कम हो जाए तो देख लेना, वो इसीलिए क्योंकि अभी जस्ट फीवर से उठाऊँ, अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ हूँ. तो आज हम बात करेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. काफ़ी दिन बाद लिख रहा हूँ कुछ. इसमें हम देखेंगे अबाउट एनपीए. सेकंड चीज़, कंटेक्स्ट ऑफ इट इमरजेंस, कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से हमें एनपीए लाना पड़ा. क्योंकि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही, उसको न्यू क्यों बनाना पड़ा, क्या दिक्कत रही. मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे फर्स्ट, जो कि 1968 में हुई थी, जिसमें हम 5 गोल्स, 3 एंटी गोल्स और 4 स्ट्रेटजीज, इनके बारे में देखेंगे. देन बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. फिफ्थ, इट्स वीकनेसेस. सिक्स्थ, रेलेवेंस. देन कंपैरिजन कर लेंगे हम बिटवीन MBC 1, 2 and 3. एंड इन द एंड हम बात कर देंगे लेगेसी, कि क्या लेगेसी रही मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंसेस की. हल्की सी हम बात शायद मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 4 की भी करें. अभी तक हुई नहीं है, 2028 में है बेसिकली, पर देख लेंगे चीज़ें क्या रही. तो चीज़ें शुरू करते हैं. तो बात हमारी शुरू होती है अराउंड 1887. स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वुडरो विल्सन. अपना इससे निकाल के सब्जेक्ट डिसिप्लिन एक शुरू करने की बात कर देते हैं. यहाँ तक हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा है. यहाँ तक चीज़ें ना मीन्स ओरिएंटेड रही हैं, मीन्स ओरिएंटेड रादर देन गोल्स ओरिएंटेड. ठीक है, मीन्स पे ज़्यादा फोकस दिया गया है कि चीज़ें किस पाथ से चल रही है, वो पाथ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. कहाँ पहुँचना, मैंने बताया था ना कि आप पाथ अपना ठीक रखिए, मीन्स अपने ठीक रखिए, गोल तो अचीव हो जाएंगे, आज नहीं तो कल. हाँ, यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि आज नहीं तो कल. वो कल लाने में ना, कि कल कब आएगा, उसमें बहुत टाइम लग रहा था, टाइम लैग. यही जो कल आने की जो देरी हो रही थी ना, यही मीन्स, यही इसको एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं वीक कर रहे थे. तो इसी कल की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लैग आ रहा था सोसाइटी में. क्यों? क्योंकि जो चीज़ एक दिन में हो जानी चाहिए थी, वही क्योंकि प्रॉपर एक चैनल के थ्रू चल रही थी, एक हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चल रही थी. जैसे मैंने बताया था ना, ये इनके नीचे 2 बंदे, फिर इसके नीचे खुद 4 बंदे, फिर इसके नीचे खुद 3 बंदे. तो यहाँ से यहाँ तक चीज़ें पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जा रहा था, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चीज़ें चल रही थी कि ये इसके पास पहुँचाएगा, फिर ये इसके पास, ये इसके पास. तो इन चीज़ों में ना डिले काफ़ी हो रहा था. तो उसी डिले को ओवरकम करने के लिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई बेसिकली. क्यों? क्योंकि विल्सन ने डाइकोटोमी दी थी, क्लासिकल अप्रोच पे चीज़ें चल रही थी. क्लासिकल अप्रोच, और क्लासिकल अप्रोच आपको याद है क्या कहती है, कि फॉर्मल एंड हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन, और जब ऑर्गेनाइजेशन हायरार्कियल होगी तो ऑब्वियसली चीज़ों में तो डिले आएगा ही आएगा. और इस डिले के कारण चीज़ें जो लोगों की नीड थी ना, उनके अकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी, और यही लैग डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहा था.
डिससेटिस्फैक्शन अमंग द सोसाइटी, इसी डिससेटिस्फैक्शन को ओवरकम करने के लिए एनपीए की डिमांड होती है। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये तो कुछ अलग चैलेंजेस रह गए, उसके साथ कुछ इंटरनल फैक्टर भी हो रहे थे, लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर और इनके साथ जॉन एफ कैनेडी, यूएस के प्रेसिडेंट। हम ज़्यादा चीज़ें ना इसमें यूएस की पढ़ते हैं बेसिकली, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती, क्योंकि चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी। यूएस में वुडरो विल्सन टेलर, वहीं से चीज़ें शुरू हो रही थी। तो यूएस की हिस्ट्री काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ते हैं। तो इन दोनों के कारण सिविल राइट मूवमेंट यूएस में शुरू हो गया था, राइट मूवमेंट। और उसके साथ ये दोनों तो इंटरनल फैक्टर थे ही थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी कारण बन रहे थे क्यों हमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। वियतनाम वॉर प्लस अनएम्प्लॉयमेंट इन यूएस। उस टाइम तो खैर पूरे वर्ल्ड में ही अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत चल रही थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड वॉर होके ख़त्म हुआ था और भी मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस थे जो यूएस में खुद को देखने पड़े थे। तो उसकी वजह से यूएस में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट के रेट बढ़ता जा रहा था, पब्लिक डिमांड कम हो रही थी। तो इन्हीं सब कारण के और यही दोनों चीज़ों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काउंटरैक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इन्हीं दो चीज़ों के, तो सिविल राइट मूवमेंट और वियतनाम वॉर, कुछ इंटरनल फैक्टर थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर थे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी थी ना, वो इस चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट कर नहीं कर पा रही थी। कि जिस रैपिड स्पीड से चेंज हो रहा है सोसाइटी, जिस रैपिड स्पीड से सोसाइटी चेंज हो रही है, उसी स्पीड से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन उस चेंज नहीं हो पा रहा था, उससे अपनी स्पीड मैच, अपना पेस मैचअप नहीं कर पा रहा था। वहीं मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लैग का एक ग्राफ बताया था ना आपको, कि इस रेट से सोसाइटी चेंज हो रही है और इस रेट से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चेंज हो रहा है। और ये हमेशा होता है, हर सोसाइटी में होता है। बस ये डिफरेंस ज़रूर किसी सोसाइटी में कम हो सकता है, किसी सोसाइटी में ज़्यादा हो सकता है, पर ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस होंगे वो हमेशा कम रहेंगे, जिस पेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कि किस स्पीड से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है और किस स्पीड से सोसाइटी चेंज हो रही है। सोसाइटी हमेशा ज़्यादा स्पीड से चेंज होगी और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा कम स्पीड से चेंज होगा। यही एडमिनिस्ट्रेटिव लैग है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा स्टेटस क्यों मेंटेन करने की बात करता है, कि चीज़ें जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, एक तो ये ऊपर डिससेटिस्फैक्शन था सोसाइटी में फॉर्मल और हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, कि चीज़ें धीरे हो रही थी, ऊपर से सिविल राइट मूवमेंट हो चुका था, और वियतनाम वॉर, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली रिजल्ट करती हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि हमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। और इसी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 में की जाती है, जो कि 1968 में होती है। इसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था हमारा पुराने वाला, उसी को रीडिफाइन करने की बात की जाती है। DEFIN, रीडिफाइन मतलब कि इसमें कुछ गोल्स देंगे हम, कुछ एंटी गोल्स देंगे, एंटी गोल्स, और अल्टीमेटली एनपीए हमारा आ जाएगा। अब वही देखेंगे कि ये गोल्स क्या थे, ये एंटी गोल्स क्या थे। उससे पहले देखते हैं कि थिंकर्स कौन कौन थे। थिंकर्स ऑफ एनपीए, इसमें जो मेन नाम आता है ना, वो आता है ड्वाइट वॉल्डो का। ये मेन कैरेक्टर थे, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिन्होंने एनपीए की शुरुआत की थी। और दूसरे फ्रैंक, इनकी बुक भी है फ्रैंक मेरिनी की, कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना, ठीक है, अच्छी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने ही एनपीए जो टर्म था ना, उसको कॉइन किया था। और थर्ड गोलम्बेवस्की, इन्होंने ही 3 एंटी गोल्स दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि रीडिफाइनिंग कैरेक्टर्स, कि जो यहाँ पे
पुराने एडमिनिस्ट्रेशन को रीडिफाइन करने की बात हो रही थी, उनमें क्या क्या बातें हो रही थी अभी मैंने बताया ना, 3 एंटी गोल्स, 5 गोल्स, 4 स्ट्रेटजीज। अब 3 एंटी गोल कौन कौन से थे? पहला था एंटी पॉजिटिविज्म, दूसरा एंटी टेक्निकल, तीसरा एंटी हायरार्कियल। ठीक है, गोल्स में 5 गोल्स थे। फर्स्ट वैल्यू, दूसरा रेलेवेंस, तीसरा चेंज, चौथा सोशल जस्टिस। अभी हम इनके बारे में इलेबोरेट भी करेंगे इन चीज़ों को कि क्या कहते हैं। सिटीजन ओरिएंटेड। फिफ्थ स्ट्रेटजीज में वो देते हैं डेमोक्रेटाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड फोर्थ डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। थोड़ी जगह कम थी तो मैंने बोल दिए हैं वर्ड, अगर आप नोट्स भी बना रहे हो साथ साथ तो लिख लेना उनको। अब एंटी गोल्स में क्या बात हो रही थी कि जो थ्योरीज हैं, वेदर थ्योरीज अर्लियर स्कॉलर्स हैव डेवलप्ड दे रिजेक्टेड MBC 1, कि जो भी थ्योरीज अर्लियर स्कॉलर्स ने दी थी, वट एवर थ्योरीज अर्लियर स्कॉलर्स हैव डेवलप्ड दे रिजेक्टेड इन MBC 1, कि जो थ्योरीज अर्लियर स्कॉलर ने दी थी, चाहे वो टेलर थे, चाहे वो वुड्रो विल्सन थे, जो भी क्लासिकल अप्रोच के थिंकर्स थे, उनकी सबकी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। थ्योरीज रिजेक्ट हो गई इसमें कि जो भी लास्ट 50 ईयर में चीज़ें रही हैं, क्योंकि ये थ्योरीज उनको सोल्व करने में कामयाब नहीं रही, इसीलिए उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पिछली 50 साल की सारी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसीलिए MBC को एक रेडिकल अप्रोच भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन बने कि क्यों MBC को रेडिकल अप्रोच कहा जाता है, कि इसीलिए क्योंकि जो थ्योरीज पहले आई थी उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया था। और ये गोल्स, मतलब ये चीज़ें नहीं करनी है, एंटी गोल्स, इन सबको रिजेक्ट करना है और गोल्स को इनकॉर्पोरेट करना है। यही रीडिफाइन हुआ है एक्चुअली में, तो यही रीडिफाइनिंग फीचर है कि क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई, वो ये हैं 5 गोल्स। वैल्यू ऐड हुआ, रेलेवेंस ऐड हुआ, चेंज, सोशल जस्टिस, सिटीजन ओरिएंटेड। ये रीडिफाइनिंग फीचर हैं कि अब न्यू रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कैसे वो नया काम शुरू करेगा, उनके क्या क्या गोल्स होंगे, वो ये हैं। और 4 स्ट्रेटजीज, कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कैसे करना है। तो तीनों चीज़ें बता दी कि पुरानी चीज़ों को रिजेक्ट भी कर दिया, नई चीज़ों के लिए नए रोल्स भी दे दिए और उनको सॉल्व कैसे करना है ये भी बता दिया। ठीक है, अब इनको देखते हैं बेसिकली कि क्या क्या है, कि एंटी पॉजिटिविज्म क्या है, एंटी टेक्निकल क्या है। उससे पहले एक कीवर्ड बताता हूँ मैं आपको कि मैंने इसको कैसे याद किया। अब इतनी सारी चीज़ें याद करनी तो मुश्किल हो जाती हैं, तो मैंने एंटोनिम बना, आप भी अपना कुछ भी बना सकते हैं जैसे आपको मन करे। जो मैंने बनाया था कि HTP कवर्स 4 Ds। ठीक है, HTP कवर्स 4 D, CVRS कवर्स 4 D। HTP मतलब एंटी हायरार्कियल, एंटी टेक्निकल, एंटी पॉजिटिविज्म। सी स्क्वायर है बेसिकली, बस ये याद रख लेना कि C 2 बार है, कवर्स, CVRS कवर्स, कि HTP कवर कर रहा है 4D को। तो HTP तो ये हो गया कवर, C से चेंज और सिटीजन ओरिएंटेड, V से वैल्यू, R से रेलेवेंस और S से सोशल जस्टिस, और 4D तो आपको डेमोक्रेटाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये आप याद कर ही लेंगे। तो एक अच्छा कीवर्ड है अगर आप याद रखना चाहें तो, बाकी आप अपना भी बना सकते हैं। हाँ, जो मेन चीज़ है कि आपको ये याद करना, आप कैसे भी याद करें। जो मैंने जिस तरीके से याद किया मैं आपको वो बता सकता हूँ। हाँ, तो अब बात करते हैं कि एंटी पॉजिटिविज्म के बारे में। एंटी पॉजिटिविज्म तो इसमें क्या है, डाइकोटोमी जो वुड्रो विल्सन ने दी थी। मैंने बताया था ना कि पुराने प्रिंसिपल को ही इसमें ऑब्वियसली रिजेक्ट किया गया था, तो इसमें डाइकोटोमी को रिजेक्ट कर दिया सीधा सीधा, कि वुड्रो विल्सन ने जो भी डाइकोटोमी दिया है वो सब गलत। और वैल्यू फ्री अप्रोच
एम्पेरिकल मेथड को कैंसल आउट कर दिया गया कि एम्पेरिकल मेथड नहीं चलेंगे। इसमें बेसिकली ये कह रहे थे कि अगर आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और रैशनल बन जाओगे ना, तो आप अल्टीमेटली ह्यूमन इमोशंस को एलिमिनेट ही कर दोगे। तो कुछ ऐसे मेथड्स बनाओ जो कि ह्यूमन इमोशंस के साथ अलाइन करें। तो वैल्यू लेडन अप्रोच, इसीलिए बाद में वैल्यू लेडन अप्रोच भी देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, टेलर ने जो दिया था, साइंटिफिक एंड रैशनल नहीं होना है, वैल्यूज़ भी इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, ये एंटी पॉजिटिविज्म में बात हो रही थी। एंटी टेक्निकल में वहाँ पे रिजेक्ट हुआ मैकेनिकल और टेक्निकल एस्पेक्ट जो साइंटिफिक मैनेजमेंट और क्लासिकल थ्योरीज दे रही थी, क्योंकि आपको पता है इंसान के अंदर भी इमोशन होते हैं, आप उनको मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या क्या रिजेक्ट हुआ, टेक्निकल और मैकेनिकल अप्रोच जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थी। और यही आज के टाइम पे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ का खासकर बड़ा ध्यान रखती हैं। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि कौन सी, आप बीटा करने के बाद काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कम पैकेजेस पे अपने एम्प्लॉयज़ को उठाती हैं, पर वहाँ क्या है, आपको दोपहर का लंच मिलेगा, कैब सर्विसेज मिलेंगी, अंदर कैफेटेरिया मिलेगा, मशीन्स मिलेंगी, वेंडिंग मशीन्स मिलेगी, सब चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी। भले ही आपका पैकेज कम है पर आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको एक अच्छी चेयर मिलेगी, वहीं चेयर, वहीं टेबल, आपको बस चेयर टेबल एसी सब लगा हुआ मिलेगा। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में देख लें, क्लास 3 या क्लास 4, वहाँ पे भले ही आपके पैकेज अच्छे हों, सैलरी अच्छी मिल रही है, पर वहाँ पे ना आपके पास टेबल है, ना एसी या पंखा भी टक 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 करके चला। क्यों? क्योंकि वो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है। पर वहीं आजकल की जो नई ऑर्गेनाइजेशन आ रही है वो ह्यूमन फैक्टर का खासकर बड़े अच्छे से ध्यान रखती हैं। ठीक है ना, इसीलिए यही फ़र्क है, इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें किस टाइम पे कैसे प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, और एंटी हायरार्कियल, इसमें जो मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच थी ना, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो मैक्स वेबर ने दी थी, उसका कहना था कि जो अब सोसाइटी चेंज हो रही है ना, एवर चेंजिंग सोसाइटी, उसके लिए मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच कामयाब नहीं है, वो सोसाइटी की चेंजिंग पेस पे काम नहीं कर सकती। क्योंकि मैक्स वेबर वही बात कर रहे थे कि क्लियर हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और आजकल देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन इतनी हायरार्कियल होती नहीं है। आप सीधा, जैसे मैंने गूगल का एग्जांपल मैं इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ कि गूगल में आप कोई एक हायरार्की नहीं होती, फिर हायरार्की नहीं है। आप किसी के साथ भी कभी भी चाहें कैसे भी काम कर सकते हैं, बस उनको गोल चाहिए, उनको वे नहीं चाहिए। उनको नहीं पता कि आप कैसे करेंगे, आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, आप अपने चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, आप कैसे आ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे कि वो काम होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। तो आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो लेस हायरार्कियल हो गई हैं। इसी के कारण ये एमबीसी ने काफ़ी अच्छी 3 जो एंटी गोल्स दिए थे वो काफ़ी आजकल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक यूज़ करती हैं। ये इसका वो भी है रेलेवेंस भी, अगर आप बाद में कहीं लिखना चाहें तो। अब 5 गोल्स की बारे में बात करते हैं कि 5 गोल्स क्या थे। पहला, वैल्यू, कि वैल्यू लेडेड थ्योरी बिल्डिंग होनी चाहिए। वैल्यू मतलब नॉर्मेटिव थ्योरी बिल्डिंग होनी चाहिए। एम्पेरिकल मेथड्स को एलिमिनेट करके वैल्यू लेडन अप्रोच यूज़ की गई थी कि थ्योरीज वैल्यूज़ पे बेस्ड होनी चाहिए। विदाउट वैल्यू थ्योरी नहीं बननी चाहिए आपकी। दूसरा, रेलेवेंस, कि जो आप थ्योरीज बनाएंगे या जो सब्जेक्ट मैटर होंगे आपके, सब्जेक्ट मैटर वो रेलेवेंट होने चाहिए सोसाइटी के लिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि एलियनेटेड थ्योरी आप बना दें, तो वो ऑब्वियसली अगर थ्योरी आपकी एलियनेटेड होगी तो वो तो आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी ना। कि या सिर्फ आप इसीलिए थ्योरी बना रहे कि हमें थ्योरी बनानी है, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग थ्योरी तो आप थ्योरी नहीं बना रहे ना, आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करनी है। इसीलिए आपको थ्योरीज ऐसी बनानी है जो कि सोसाइटी के लिए रेलेवेंट हो, एक्चुअली में रेलेवेंट हो, एक्चुअली में काम करें। तीसरा, चेंज, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो ऐसे काम करे कि सोसाइटी में कुछ चेंज आए, रियलिटी में कुछ चेंज आए। और जो स्टेटस को, जो ब्यूरोक्रेसी अपना स्टेटस क्यों मेंटेन करके रखी है ना, उसको आपको तोड़ना है, उसको एंड करना है।
इसीलिए ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, इसी को ब्रेक करना है, इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करना है। तीसरा है सोशल जस्टिस, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो वनरेबल सेक्शन के लिए काम करना चाहिए। ठीक है ना, और इसी से इंस्पायर होकर सिविल राइट मूवमेंट आया था यूएस में, कि सोशल जस्टिस होना चाहिए लोगों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन काम उसी के लिए करना चाहिए। ये नहीं है कि आप टॉप क्रीम, सिर्फ जो एलीट सेक्शन है उसके लिए ही आप थ्योरीज बना रहे हैं, उसको ही सब्जेक्ट मैटर यूज करके उन्हीं पे काम हो रहा है। नहीं, जो वनरेबल सेक्शन है उसके लिए बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए। तीसरा है सिटीजन ओरिएंटेड। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो नीड और प्रॉब्लम जो पीपल की है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, एक्चुअल नीड है, उसके लिए काम करना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड। आपको पता होना चाहिए सोसाइटी की नीड्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए यही सिटीजन ओरिएंटेड होकर आरटीआई, आरटीआई इसी का रीज़न है कि इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, सोशल ऑडिट, ये सब सिटीजन ओरिएंटेड काम है। देखा, इसीलिए जो एमबीसी एक मेजर रोल प्ले करता है, कि रेलेवेंस यही है एमबीसी का। अगर आप हम आगे पढ़ेंगे भी कि कैसे सोशल जस्टिस आया, सोशल ऑडिट के काम हुए, इसी के कारण हुए। ये 5 गोल्स अगर नहीं आते तो शायद इतनी बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ना हो पाती, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। अब देख लेते हैं 4 स्ट्रेटजीज। पहली है डेमोक्रेटाइजेशन, कि कुछ लोगों के हाथ में अगर पावर आ गई ना तो वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए पावर जो है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। पावर इन हैंड ऑफ सिटीजन। ठीक है ना, बैरन एक्टन की एक लाइन याद है, बैरन एक्टन, कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये बैरन एक्टन की स्टेटमेंट है, ACTON, सॉरी एक्शन नहीं, एक्टन। बैरन एक्टन की स्टेटमेंट है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसीलिए पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ब्यूरोक्रेसी को सारी पावर दे दी ना तो वो अल्टीमेटली करप्ट हो जाएगी, और अगर ब्यूरोक्रेसी करप्ट हुई तो देश का तो भट्ठा बैठ जाएगा। इसीलिए जो पावर है वो सिटीजन्स के हैंड में होनी चाहिए, और वही कलेक्टिवली प्रॉब्लम को सोल्व करें। ठीक है, दूसरा है डेलीगेशन। इसी पावर को अगर आप डेमोक्रेटिकली लोगों के हाथ में देंगे तो डेलीगेशन भी काफ़ी हद तक चीज़ों का हो जाएगा। डेलीगेशन मतलब ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर, कि आपने पावर डिसॉल्व कर दी है, लाइक नीचे वाले लोगों को डेलीगेट कर दिया है अपना काम। ठीक है ना, पावर का डेलीगेशन हो गया है ऊपर से नीचे की तरफ। अब इनके हैंड में, पहले ये एक ही बंदे के हाथ में थी, अब ऑब्वियसली 2 के हाथ में आ गई। ये आगे पावर को डेलीगेट करेगा तो 4 के इन हैंड चली जाएगी। तो वह कैसे डेलीगेट होना चाहिए, कोई सेंट्रल अथॉरिटी के पास काम नहीं होना चाहिए। चौथा है डिसेंट्रलाइजेशन, कि एक ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हम मोस्टली ना सिनोनिमेटिकली यूज कर लेते हैं, एक दूसरे से ये सिनोनिमस ही हैं ये। अगर आप इन डेप्थ जाके चीज़ों को देखें, कि जहाँ डेलीगेशन भी वही बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी ऑब्वियसली मोटे मोटे तौर पे एक ही बात करता है, कि पावर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कुछ सिंगल इंस्टीट्यूशन के पास में नहीं होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे ब्यूरोक्रेसी के पास पूरी पावर है, वो पावर नहीं होनी चाहिए, वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। जैसे पहले स्टेट के सारे फंक्शन जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास थे, वही डिसेंट्रलाइज होकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास आए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में। तो उसी की बात डिसेंट्रलाइजेशन करता है। चौथा डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, इसमें ब्यूरोक्रेसी के रोल को कम किया जाना चाहिए, रूल और प्रोसीजर को मोर रिस्पॉन्सिव बनाने की बात होती है। इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी,
कि ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिवनेस को इंक्रीज किया जाना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के रोल को कम किया जाना चाहिए। इन सब में ना ये ज़्यादा बात यही करते हैं कि लेस ब्यूरोक्रेटिकल हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, लेस ब्यूरोक्रेटिकल लेस हायरार्कियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम होना चाहिए जो कि सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर सके। और एट द एंड ऑफ द डे इनका एक ही गोल था, क्या? इंक्रीज एफिशिएंसी, कि आउटकम आना चाहिए, बस एफिशिएंट होनी चाहिए चीज़ें। ये जो सब इन्होंने 5 गोल्स, 3 एंटी गोल्स, 4 स्ट्रेटजीज, एट द एंड ऑफ द डे इनका यही मेन मोटिव था कि एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, हाँ, तो हमने बात कर ली 3 एंटी गोल्स, 5 गोल्स और 4 स्ट्रेटजीज की क्या क्या थी। और मैंने आपको एक ट्रिक भी दे दी कि आप इनको याद कैसे कर सकते हैं। HTP कवर्स 4D, क्या? HTP कवर्स 4D, HTP कवर्स 4D, HTP कवर्स 4D। वीडियो लैग नहीं हुई है मैंने ही 4 बार रिपीट किया है ताकि दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। तो अबाउट NPM हमने पढ़ लिया, 5 गोल्स, 3 एंटी गोल्स, 4 स्ट्रेटजीज, कंटेक्स्ट भी पढ़ लिया कि कैसे एमरजेंस हुआ था, क्या क्या कारण हुए थे, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, ये सब चीज़ें, कंटेक्स्ट भी पढ़ लिया। अब देखते हैं इम्पैक्ट, कि क्या इम्पैक्ट रहा NPA का। इम्पैक्ट ऑफ NPA हमने देखा मीनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस 1968 में हो चुकी थी, इसी से NPA आया जब उन्होंने 5 गोल्स, 3 एंटी गोल्स और 4 स्ट्रेटजीज दी। इन्होंने क्या किया, दे एक्चुअली ट्राई टू रिव्यू द स्टेटस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट वेदर इट इज़ एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। ओ सॉरी, कि हिंदी में था, सॉरी, कि इसमें बात हुई कि जो स्टेटस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो पहले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, कि क्या वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को टैकल करने में कामयाब था या नहीं रहा। और जब हमें पता लगा कि ये नहीं था तो हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। इसमें बात होती है एपिस्टोमोलॉजिकल अप्रोच, एक टर्म है, ये याद रख लेना, एपिस्टोमोलॉजिकल अप्रोच। एपिस्टोमोलॉजी होती है बेसिकली कि स्टडी ऑफ नॉलेज। इसमें ये एक फिलोसफी की एक ब्रांच है। फिलोसफी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, कभी टाइम मिले तो एज अ इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ लिया करो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसमें एपिस्टोमोलॉजी में बात करते हैं कि स्टडी ऑफ नॉलेज, कि क्या जो आपको पता है वो सही है, कि क्या जो आपको नॉलेज है चीज़ों के बारे में, क्या वो सही नॉलेज है। हम कैसे कह सकते हैं कि चीज़ें सही हैं या गलत हैं? आपकी तो नॉलेज एक डिफाइंड है ना कि इतनी ही है, मतलब इतनी इतनी ही आपकी नॉलेज है, यही आपके नॉलेज का दायरा है। पर क्या पता एक्चुअली नॉलेज यहाँ तक हो, उस चीज़ों तक हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। यही एपिस्टोमोलॉजी की बात करती है कि आप एक दायरे में ही सोच सकते हैं। आप अपनी नॉलेज की स्टडी कीजिए कि क्या जो आपको चीज़ें पता हैं वो सही भी हैं, वो एक्चुअली में सही हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि क्या जो आप देख रहे हैं, जैसे अद्वैत फिलोसफी की बात होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है वैसे तो फिलोसफी में, कि क्या आप जो देख रहे हैं वो सब सत्य है, क्या वो सब सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि क्या आप सपना देख रहे हो, जैसे हम सपने में सोते हैं तो जब हम उठ के देखते हैं सपने में जो जो चीज़ें होती हैं हमें सब लग रहा होता कि सही चल रही हैं, हमारे साथ वो चीज़ें असल में होती हैं। पर जब वो सपना टूटता है तो हमें पता लगता है यार ये तो सपना ही था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अभी सब चल रहा है वो कोई सपना नहीं है? हो सकता है किसी और का ये सपना हो और आप ये चीज़ें जी रहे हो। वहाँ तो आप जब खुद सपना देखते हैं तो भी तो आपको सब चीज़ें सच लगती हैं वहाँ पे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये सब जो अभी हो रहा है ये सब एक सपना हो। तो ये सब फिलोसफी की बातें हैं, खैर बहुत डेप्थ में फिलोसफी की चीज़ें चली जाती हैं। वहीं एक उसकी ब्रांच है एपिस्टोमोलॉजी, जो कि आपकी नॉलेज के बारे में बात करती है कि आपको जो चीज़ें पता हैं क्या वो सही हैं। तो यही बात हो रही थी जहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्लियर जो मीन्स ओरिएंटेड था, मीन्स ओरिएंटेड कि वैल्यू चेन जो चीज़ें चल रही हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए कि इससे इसके पास जाएगी, फिर इससे इसके पास, फिर इससे इसके पास। वो अब गोल्स ओरिएंटेड हो गई हैं कि काम होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे।
चाहे आप सीधा इसके पास जाके करवाओ, चाहे इसके पास जाके, इसके पास जाके, इसके पास जाके, जो आपको चैनल ठीक लगता है आप उस चैनल से जाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे काम होना चाहिए। पहले जो अप्रोच कस्टमर क्लाइंट की थी वो अब सिटीजन गवर्नमेंट अप्रोच हो गई थी। क्यों? क्योंकि बात करी जा चुकी थी सोशल जस्टिस के बारे में, और सोशल जस्टिस कस्टमर क्लाइंट अप्रोच में नहीं मिलती है, वो आपको सिटीजन गवर्नमेंट अप्रोच में ही मिलेगी। तो ड्वाइट वाल्डो पहले इंसान थे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की बात की थी रादर देन बिजनेस मैनेजमेंट। जहां पहले सब चीज़ें क्लासिकल अप्रोच में बिजनेस मैनेजमेंट की हो रही थी, वहीं ड्वाइट वाल्डो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस की बात लेके आते हैं। इसमें एम्फेसिस दिया जाता है नॉर्मेटिव फाउंडेशन पे, और वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जैसे मोरालिटी, एथिक्स, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, कल्चर एक्सेट्रा। इन सब की बातें मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में की जाती हैं। यही इम्पैक्ट रहा, और मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस मतलब एनपीए ही है। एनपीए को ही, अगर आपसे कोई एनपीए के बारे में पूछे तो आप मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में बता सकते हो, एमबीसी के बारे में पूछे तो आप एनपीए के बारे में बता सकते हैं। ये दोनों सिनोनिमस ही हैं, कोई खास नहीं है, क्योंकि एमबीसी में ही एनपीए की बात हुई थी, एमपीए ही लाना था, इसीलिए एमबीसी हुआ था। तो अब देखते हैं इसके क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म या वीकनेस कह लीजिए, जो आपकी इच्छा करे, काफ़ी सारे वर्ड होते हैं। इसमें था कि जो एनपीए है ना वो ओवर एम्बिशियस है, और रेडिकल है। क्यों? मैंने बताया था ना, रेडिकल, यहाँ पे, हाँ ये रहा रेडिकल अप्रोच। क्यों? क्योंकि पहले की सारी थ्योरीज को नकार दिया गया था, कैंसल आउट, कि कुछ भी सही नहीं है, जो 50 साल में जो जो डेवलपमेंट हुई वो सब गलत, हम नहीं लेके आएंगे। तो इसीलिए रेडिकल है कि पुरानी सभी दी हुई चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, इसीलिए इसको रेडिकल कहा जाता है। ओवर एम्बिशियस, ये अपनी एम्बिशन दिखाता है। और रिजेक्शनरी टाइप है, रिजेक्शनरी टाइप। क्यों? क्योंकि डाइकोटोमी को फुली रिजेक्ट कर दिया गया था, और मैंने बात हुई थी हमारी वुड्रो विल्सन में कि डाइकोटोमी को फुली रिजेक्ट और फुली एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता, पूरी तरह सही भी नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं है डाइकोटोमी। अगर देखनी हो तो वुड्रो विल्सन वाली क्लास देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है डाइकोटोमी के बारे में। तो ये डाइकोटोमी, क्योंकि हमें पता है फुली तरीके से रिजेक्ट नहीं हो सकती, और ये एनपीए में क्या कर रहे थे कि डाइकोटोमी को फुली रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो रिजेक्शनरी अप्रोच ज़्यादा लेके चल रहे थे। एम्पेरिकल मेथड भी इंपॉर्टेंट है, ये भूल जा रहे थे। पहले क्या कि डाइकोटोमी फुली रिजेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा कि एम्पेरिकल मेथड भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी बिल्डिंग के लिए। ऑब्वियसली फैक्ट्स, फिगर्स, ये तो चीज़ें चाहिए ही ना जब आप थ्योरीज बना रहे हैं। आप सीधा वैल्यूज़ पे, सिर्फ प्योरली वैल्यूज़ पे थ्योरी नहीं बनती, कुछ एम्पेरिकल मेथड भी होने चाहिए। तीसरा, थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे थे थ्योरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ काम कीजिए, पर नहीं, कुछ थ्योरीज भी होनी चाहिए जिस पे ऑब्वियसली काम होगा। और जो इन्होंने गोल्स और स्ट्रेटजी दी थी वो कंप्लीटली न्यू नहीं थी, क्योंकि पहले भी उन पे बात की जा चुकी थी। जैसे कौटिल्य वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं, विल्सन भी कल्चरल लेंस के बारे में बात करते हैं कि आप जो थ्योरीज बनाए उसको एक कल्चरल लेंस से देखना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं था कि जो ये सारी चीज़ें लेके आ रहे थे वो सब नया था, हाँ कुछ पुरानी चीज़ों में ये फेरबदल करके चीज़ें आ रही थी। तीसरा, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1950s में इमर्ज हो चुका था, उसने भी ब्यूरोक्रेटिक वे को रिजेक्ट किया था, पर एनपीए ने जस्ट उसके आइडियाज़ को कॉपी कर लिया, ठीक है ना। कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये जो आइडिया देता है ना ब्यूरोक्रेटिक वे को रिजेक्ट करने का, ब्यूरोक्रेटिक वे एंड करने का, ये 1950s में ही डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये बातें कर चुका था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक 7th 8th चैप्टर,
उसमें हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो पहले ही ड्यूरिंग 1950s ही इस चीज़ को रिजेक्ट कर चुका था कि गोल्स ओरिएंटेशन, एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी है। पुराने ब्यूरोक्रेटिक हायरार्किकल वे को सबको रिजेक्ट कर चुका था और एनपीए ने इसी की चीज़ों को कॉपी किया था, ये आरोप लगाया जाता है। हाँ, तो ये क्रिटिसिज्म है। इसके क्रिटिसिज्म है तो कुछ रेलेवेंस भी होगी, बिल्कुल होगी। बिना रेलेवेंस कोई भी चीज़ आई है तो उसका रेलेवेंस तो होना चाहिए ना। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में बात करता है कि पहली बार हो रहा था कि हायरार्कियल से हटके डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे बात हो रही थी, साथ में अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। इसी के कारण पब्लिक सर्विस की स्पिरिट आई थी लोगों में कि हाँ, जनता की सेवा भी कोई चीज़ है। ब्यूरोक्रेसी खुद सेवा करवाने के लिए नहीं है, जनता की सेवा के लिए। और जो था रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल, कि ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिव हो और ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड द पीपल, टुवर्ड द सिटीजन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का फिनोमिना ही यहाँ से उठ के आता है। सोशल जस्टिस में जैसे मैंने बताया था आरटीआई, सोशल ऑडिट, उजास प्रोग्राम, और इसी के कारण जो 9th 5 ईयर प्लान था ना, उसमें 9th 5 ईयर प्लान, उसमें फर्स्ट टाइम सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है ना, और यही लेके आया था मोरालिटी और या मोरल आइडियाज़। मोरल आइडियाज़ इसी के कारण पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट किए गए थे। एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनपीए की वजह से ही आया था। ठीक है ना, और यही कारण था कि जो सोसाइटी में गैप था थ्योरीज और प्रैक्टिस में, उस गैप को कम करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गया था। मतलब वो एनपीए की वजह से जो थ्योरीज थी और प्रैक्टिस थी, पहले उनमें काफ़ी गैप था कि थ्योरीज कुछ और बता रही है, ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। क्योंकि वैल्यूज़, सोसाइटी, सोशल जस्टिस और रेलेवेंस, सिटीजन क्लाइंट ओरिएंटेड, ये सब वैल्यूज़ अगर जब इनकॉर्पोरेट हुई ना, वो थ्योरीज और वो प्रैक्टिस के बीच में गैप कम होता चला गया। इसीलिए एनपीए काफ़ी रेलेवेंट है इवन टुडे के टाइम पे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कि एमबीसी की लेगेसी आगे चला दी है एनपीए ने, क्योंकि एनपीए की वजह से एमबीसी 1 खुद बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया, इसीलिए एमबीसी 2 भी हुआ और एमबीसी 3 भी हुआ। हाँ, तो यही सब चीज़ें थी बस आज की क्लास में। बाकी जो बचा हुआ है कंपैरिजन एमबीसी 1, एमबीसी 2 और एमबीसी 3 और लेगेसी ऑफ एमबीसी, ये हम कल बात करेंगे कि क्या क्या एमबीसी में चीज़ें रही थी, और देखते हैं कल बाकी क्या रेलेवेंस रहता है एमबीसी के बारे में। कल की क्लास में एमबीसी भी पूरा हो जाएगा, फिर हम पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू।